बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं जावा के अंदर क्लासेस, यानी कि क्लासेस का जावा के अंदर क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर और क्लासेस होती कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो देखते हैं कि स्टूडेंट, टीचर, प्लेयर और इसी तरह की बहुत सी रियल टाइम एंटिटीज जो होती हैं उनको हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लासेस के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट के अगर हम देखें तो स्टूडेंट आईडी, उसका यूनिवर्सिटी नेम, जीपीए, ये उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, या जिन्हें हम कह लेते हैं उसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिमिलरली जो है इसके कुछ बिहेवियर होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के हम देखें तो उसके अंदर कैलकुलेट, ग्रेड, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके मेथड्स हो सकते हैं या बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है, या फंक्शंस हो सकते हैं। सिमिलरली प्लेयर के और टीचर के भी कुछ इस तरह की फंक्शंस हो सकते हैं। अब ये क्लासेस होती क्या है, इनको हम क्रिएट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो हम आईडीई में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जंप करते हैं थोड़ा सा बैक पे, यानी कि हम देखते हैं कि जब आप एक इंटीजर एट्रीब्यूट बनाते हैं, इंटीजर का एक जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ता था। मेमोरी में एक 4 बाइट का ब्लॉक बन जाता था जिसको नंबर पॉइंट कर रहा था। सिमिलरली अगर आप एक फ्लोट का बनाते थे तो फ्लोट के लिए भी 4 बाइट था। सिमिलरली जब आप करेक्टर बनाते हैं तो करेक्टर के लिए 2 बाइट जो है वो एक ब्लॉक बन जाता था। बूलियन वैल्यू के लिए 1 बिट का जो है वो एक सिंपल ब्लॉक बनता था। सिमिलरली डबल जो है वो डबल के लिए और लॉन्ग के लिए भी 8 बाइट का ब्लॉक बन जाता था। यानी सिंपल अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में ये इफेक्ट पड़ता था, जो कि हम सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, अब हम एक क्लास का एट्रीब्यूट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो कैसे होगा, यानी फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बना दी है स्टूडेंट की, उसके अंदर उसका आईडी, नेम, यूनिवर्सिटी एंड जीपीए, जो वही हमने चीज रखी जो हमने पहले डिस्कस की है। एंड उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जो कि फिलहाल हमने हिडन रखे हैं कि उसके अंदर कुछ मेथड्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर जैसे ही आप क्या करते हैं, एक s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा। मेमोरी में ब्लॉक बनेगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, यूनिवर्सिटी, जीपीए, पूरा कंसेक्टिव एक ब्लॉक बनेगा जिसके ऊपर S1 पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्टूडेंट आईडी कुछ भी नहीं है, S1 डॉट स्टूडेंट आईडी है। S1 डॉट यानी कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जरूरी है उस क्लास के लिए। सिमिलरली आप एक स्टूडेंट जो है वो S2 जो है वो एक और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक और कंसेक्टिव ब्लॉक बनेगा जिनके अंदर सेम वेरिएबल जो है वो रिपीट होंगे। तो अगर आप स्टूडेंट आईडी कहेंगे तो कौन सी स्टूडेंट आईडी, साथ बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट आईडी। सिमिलरली नेम तो किस ऑब्जेक्ट का नेम, S1 का नेम, S2 का नेम, तो आपको वो बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम असाइन करते हैं वैल्यू S1 डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 10, तो किस पे इफेक्ट करेगा, ये इस रेड पे, जो कि रेड हो गया स्टूडेंट आईडी। सिमिलरली S1 डॉट नेम इक्वल टू अली कहेंगे तो नेम इस पे इफेक्ट करेगा जो कि स्टूडेंट 1 का है। सिमिलरली S2 पे असाइन करेंगे तो उसका जो है वो 11 असाइन करेंगे हम आईडी को, तो स्टूडेंट 2 की आईडी को असाइन होगा जो कि ग्रीन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक मेथड क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नेम, ये एक मेथड क्रिएट किया है क्लास के अंदर। कौन सी क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर, जो कि सिर्फ नेम को डिस्प्ले कर रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है सिर्फ नेम, जबकि यहाँ तो हमारे पास दो नेम है, स्टूडेंट S1 का भी नेम है, S2 का भी नेम है। तो ये किस नेम को प्रिंट कराएगा, ये जो डिस्प्ले नेम फंक्शन है ये किस नेम पर इफेक्ट करेगा, किस नेम के अंदर से वैल्यू, किस ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू को उठाएगा, पिक करेगा। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे आउटपुट को शो करेंगे। अब आपने कहा कि S1 डॉट नेम इक्वल टू अली एंड S2 डॉट नेम इक्वल टू हसन। तो अब आपको पता है कि S1 के नेम को, यानी कि यहाँ पे अली आ जाएगा एंड यहाँ पे हसन आ जाएगा। अब आप जब कॉल करते हैं S1 डॉट डिस्प्ले नेम, इट मींस कि S1 का नेम डिस्प्ले करें, तो S1 का नेम क्या है, अली, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, नेम इक्वल टू अली। सिमिलरली S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो नेम इक्वल टू हसन डिस्प्ले हो जाएगा। एटली आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो एट्रीब्यूट, ये जो मेथड्स हैं वो किस तरह उन ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, या किस तरह एक मेथड जो क्लास के अंदर है वो क्लास के ऑब्जेक्ट से वैल्यू पिक करेगा। इट मींस कि कुछ ना कुछ पास हो रहा है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखें कि हमने डिस्प्ले नेम जब क्रिएट किया है तो इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट हमने इसको पास नहीं किया, कोई इसके अंदर जो है वो पैरामीटर पास नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी इसको पता है कि मैंने इफेक्ट किस पे होना है, किस एट्रीब्यूट से मैंने ऑब्जेक्ट से वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले नेम का मतलब है कि S1 का रेफरेंस पास हो रहा है, S2 डॉट डिस्प्ले नेम का मतलब है S2 का रेफरेंस पास हो रहा है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है
कि जब भी आप दिस मेथड को कॉल करेंगे, क्लास के मेथड को किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसका कोई ना कोई रेफरेंस पास होगा। तो जब कोई रेफरेंस पास होगा, तो उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि कुछ ना कुछ है जिसके ऊपर कोई रेफरेंस भी इफेक्ट नहीं करता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात आप याद रखें। तो आगे जाके हम एक चीज पढ़ेंगे जिसके अंदर रेफरेंस नहीं है, तो फिर आपको ये कंपैरिजन में चीज क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्टर पे। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम ये जो स्टूडेंट लिख रहे हैं, न्यू एस स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड है, ये मेमोरी रिजर्व करने के लिए यूज हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट S1 यहाँ सेमीकोलन लगा लेंगे तो ये कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ मेमोरी में। सिमिलरली S2 लगा देंगे तो यहाँ कुछ भी मेमोरी में असाइन नहीं होगा। फिर आप S1 डॉट स्टूडेंट S1 डॉट नेम इक्वल टू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि S1 डॉट नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर आप कैसे करेंगे? इसीलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू एंड स्टूडेंट। अब ये न्यू कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ये रिजर्व वर्ड न्यू क्या करता है, ये मेमोरी में उसको जगह देता है जिस एट्रीब्यूट, जिस ऑब्जेक्ट, जो भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली इसके आगे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? ये है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे है? अभी हम कंस्ट्रक्टर्स को देखें कि कंस्ट्रक्टर काम कैसे करते हैं और कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं और यूज किस लिए होते हैं। लेट्स से हम एक और एग्जांपल पे आते हैं। बुक की हमने एक क्लास क्रिएट की है। अब ये जो बुक की हमने एक क्लास क्रिएट की है, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं। उसकी आईडी है, टाइटल एंड प्राइस है। अच्छा, हम जंप करेंगे अपने मेन मेथड में और सिंपल उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे जैसे कि हमने पहले किया है। वहां स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कहा था, तो यहाँ हम बुक का क्रिएट करेंगे, तो बुक B1 इक्वल टू न्यू बुक क्रिएट किया। अब आप इस चीज को देखें, ये जो अंडरलाइन है, यहाँ पे बुक जो लिखा हुआ है इसके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है, तो इट मीन्स कि ये कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। लेकिन हमने तो कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बताएंगे, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो कि इसकी फॉर एग्जांपल अभी हमने मेमोरी में देखा था कि स्टूडेंट, जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जितने भी, ये मेमोरी में आ जाते हैं। मेमोरी में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। उसको वैल्यू आप अगर साइन करते हैं तो वो साइन हो जाएगी, अदरवाइज उसकी मेमोरी में जगह उसको ऑक्युपाई कर लेगा वो। अब यहाँ हमने B1 क्रिएट की है, तो B1 के लिए यहाँ मेमोरी में ये 3 ब्लॉक बन चुके होंगे। ठीक है। अब आप B1 डॉट बुक आईडी, बुक टाइटल और प्राइस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इन तीनों वैल्यूज को, यानी बुक आईडी को 0 कर देगा क्योंकि इंटीजर है। तो अब देखें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बेस वैल्यू असाइन कर देगा। इंटीजर की बेस वैल्यू 0 है, फ्लोट की 0.0, डबल की 0.0, स्ट्रिंग की नल है, तो ये जो है बेस वैल्यूज असाइन कर देगा। तो यहाँ पे टाइटल नल हो जाएगा और दोनों बाकी दोनों 0 हो जाएंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। लेकिन लेट से आप एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, हमने ये देखें आप कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो ये सेम कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। कोई एट्रीब्यूट जो है ना, पैरामीटर ये नहीं ले रहा, पब्लिक एंड कंस्ट्रक्टर नेम। अब ये जो कंस्ट्रक्टर नेम होगा, ये सेम एज क्लास नेम होगा, केस सेंसिटिव भी होगा, यानी कि बुक का आपने बी कैपिटल रखा है तो कंस्ट्रक्टर की बी का भी कैपिटल, आपको पता है जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अच्छा, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी कंस्ट्रक्टर की, और ये हमेशा पब्लिक होगा। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आप जब भी एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स आप क्लास से बाहर उसको चूज कर रहे होते हैं ना, इसलिए उसको आपने पब्लिक करना है। जो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होना चाहिए। तो हम इसको भी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये पब्लिक क्या चीज है और इसको हम इसके मुतबादिल कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं इसी बुक पे। अब देखिए, अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, अगर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया बुक आईडी, बुक का, उसके अंदर आपने आईडी, टाइटल एंड प्राइस के लिए तीनों की वैल्यूज ले ली हैं और आपने तीनों वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ये तीनों वैल्यूज यहाँ से आई, ये इनको असाइन हो गई यहाँ पर। बुक आईडी, ये वाली बुक आईडी इक्वल टू आईडी, जो कि आईडी पास करेंगे आप। लेकिन यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एरर क्यों आना शुरू हो जाएगा? ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब ही होता है, डिफॉल्ट एक चीज जब तब होती है जब आपके पास कुछ भी ना हो, तो वो डिफॉल्ट होगा ना। जब आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, तो फिर डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, फिर आपने ओवरराइड कर दिया उसको। तो फिर इसका मतलब है कि आपको एक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जब इसको आईडी में इंप्लीमेंट करेंगे ना अभी जाके, तो यहाँ पे एक एरर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड जो है ना, वो 3 पैरामीटर हैं जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जबकि पास आपने कोई भी पैरामीटर नहीं किया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब तक होगा जब आप एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब ही काम करेगा जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। जब आप कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एट्रीब्यूट पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एरर आने खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक और ऑब्जेक्ट बनाएँगे या उसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया ओवरराइड कर दिया। यानी कि उसके अंदर हमने एक बुक B2 इक्वल टू न्यू बुक एंड 1 पास किया एज़ अ आईडी हाउ टू प्रोग्राम जे टी जो है ना वो टाइटल के अंदर आ जाएगा एंड 1050 उसकी प्राइस आ जाएगी। तो ये पी में जाएगा। अब आप देखें कि बुक B2 जो है इसको असाइन हो जाएगी वैल्यूज़ यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम इसके बाद जो है ना वो बाद में देखेंगे कि आप कंस्ट्रक्टर मल्टीपल कैसे बना सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे, जिसको हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि आपने एक सिंपल क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लास के अंदर वो क्लास का जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं एंड सिमिलरली वो मेमोरी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसका हो रहा होगा उसका। तो मैं आपको यहाँ पे जो क्लियर करूँगा कि यहाँ पे मेमोरी में जो है वो इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। तो अभी हम जंप करेंगे यहाँ पे आईडीई पे। तो आईडीई पे हम देखेंगे कि आप आईडीई पे जो है इसको हम इसी एग्ज़ाम्पल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेकिन ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो है वो इसको हम मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट में जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।